में हमने एल्वेलाई तक का स्ट्रक्चर पूरा लंग्स के अंदर समझ लिया था। अब एल्वेलाई के अंदर काम कैसे होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, समझिए पहले एल्वेलाई क्या है। एल्वेलाई क्या है? तो एल्वेलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। जैसे सेल को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे एल्वेलाई हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। तो एल्वेलाई को अगर पूरा खोलेंगे और इसे एक चादर के रूप में तैयार करेंगे तो उस चादर का सरफेस एरिया लगभग 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारे लंग्स में इतनी मात्रा में एल्वेलाई मौजूद है कि अगर उन सबको मिलाकर एक पेपर की तरफ मतलब एक शीट की तरफ बनाते हैं हम तो उसका सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। एल्वेलाई जो होता है वो नॉन सिलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। यानी इसके अंदर कंपोज्ड सेल वो होंगे स्क्वायर टाइल्स मैनर्स में। स्क्वामस वर्ड लगने का मतलब है कि उस सेल का लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होगा। मतलब सेल को अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो वो एक स्क्वायर के फॉर्म में होगा, यानी लेंथ और ब्रेथ उसका L = B होगा। इस पैटर्न में स्क्वामस एपिथेलियम माने इसका टाइप ऑफ टिश्यू जो होगा वो स्क्वामस एपिथेलियम होगा। अब इस स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू में दो तरह के सेल्स पाए जाएंगे, एक टाइप 1 न्यूमेटोसाइट सेल्स, न्यूमेटोसाइट सेल्स यहां P साइलेंट हो जाएगा, और एक टाइप 2 न्यूमेटोसाइट सेल जिसमें टाइप 1 का कोई खास रोल नहीं है। टाइप 2 जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 न्यूमेटोसाइट सेल्स क्या करता है? रिलीज करता है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या है? तो सर्फेक्टेंट इज अ केमिकल। ये केमिकल है। आखिर ये केमिकल है क्या? तो ये केमिकल है डाइपैल्मिटाइल फॉस्फोटाइडल क्लोराइड। ओके, तो इस केमिकल का नाम है डाइपैल्मिटाइल फॉस्फोटाइडल क्लोराइड। ओके, इस केमिकल का रोल है डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ एल्वेलाई बबल। एल्वेलाई क्या है? एल्वेलाई बबल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने पढ़ा है जैसे देखिए साबुन का बुलबुला हम लोग बनाते हैं, कुछ देर बाद वो फट जाता है। रीजन उसके पीछे होता है उसका सरफेस टेंशन, यानी इस लेयर में जितना ज्यादा खिंचाव बढ़ेगा ये बबल फट जाएगा। तो ये लेयर अंदर फिल होने की वजह से एक्सपैंड करता है। ये जो बबल है इसमें जब हवा भरती है तो ये एक्सपैंड करता है, तो एक्सपैंड करेगा तो ऑटोमेटिकली ये लेयर एक दूसरे की तरफ से भागेंगे दूर। ओके, तो ये दूर भागे लेकिन फटे नहीं, यही काम है इस केमिकल को रोकने। मतलब ये केमिकल जब तक रहेगा तब तक ये चिपचिपा लचीला रहेगा, जितना ज्यादा एक्सपैंड करेगा ये रप्चर नहीं करेगा जब तक ये केमिकल लंग्स में प्रेजेंट होगा। इस केमिकल में कोई डिफेक्ट अगर आई तो ये एल्वेलाई सांस लेते वक्त फट जाएगा। तो इसे मेडिकल टर्म में कहते हैं रप्चर ऑफ एल्वेलाई। रप्चर ऑफ एल्वेलाई, इसे एक वर्ड में एटिलैक्टेसिस कहा जाता है। एटिलैक्टेसिस कहा जाता है। ओके, तो एब्सेंस ऑफ दिस कॉजेस रप्चर ऑफ एल्वेलाई कॉल्ड एटिलैक्सिस। ठीक है, जब इस का ट्रीटमेंट किया जाएगा तो बीमारी के रूप में इसी को लिखा जाएगा। तो इस केमिकल के यानी सर्फेक्टेंट के कमी की वजह से ये जो एल्वेलाई है उसमें सरफेस टेंशन क्रिएट होता है और उसके बाद ये रप्चर होना शुरू कर देता है। तो ये रप्चरेंस रोकता है, मतलब इस एल्वेलाई का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो उसका रप्चर को वो रोकेगा। सरफेस टेंशन जो हम जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। तो रेडियस ऑफ बबल जितना बढ़ेगा सरफेस टेंशन उतना ही इंक्रीज होगा। तो ये फेनोमेना नहीं हो तो केमिकली उसको रोका जाता है कि रेडियस बढ़ता जाएगा और रप्चरेंस रुका रहे, इसके लिए ये केमिकल होता है। तो इस सेल का ये रोल है। ओके, अब आते हैं इस बात पे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं वो क्या है। तो सांस लेने में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रेस्पिरेटरी मसल्स के मूवमेंट। मतलब हम सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है, हवा बाहर आती है और हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स मूव करता है। ओके, तो इस 3 चीज की मदद से पूरी ब्रीदिंग हो पाती है। रेस्पिरेटरी मसल जो यहां वर्ड यूज हो रहा है, ये रेस्पिरेटरी मसल 3 टाइप के होते हैं। पहला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्रैगमल फेरिक मसल।
फेनिक मसल, डायफ्रैगमल, फेरिक मसल्स। तो ये तीन तरह के मसल्स हो गए। अब इनका अरेंजमेंट रिब्स में कैसे कैसे है वो हम समझेंगे आगे। ओके, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रोल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल, और ये डायफ्रैगमल फेरिक मसल का रोल हमें समझना है। और समझते हैं, पहले समझा जाए इन दोनों का रोल। ओके, आइए। इनहेलेशन के दौरान, इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर आता है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर आता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से? तो डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन का मतलब हमने क्या पढ़ा है? डिफ्यूजन का मतलब हमने क्या पढ़ा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट। डिफ्यूजन वर्ड का मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होना। ओके, क्या होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल में हवा भरी हुई है टाइट, तो एक बात बताइए कि अगर इस फुटबॉल को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए उतने ही हवा के साथ, तो ये फुटबॉल क्या उतना ही हार्ड रहेगा जितना पहले था? फुटबॉल में जब टाइट हवा भरी रहेगी तो प्रेशर उसका हाई रहता है, जब वॉल्यूम उसका हम बढ़ाते हैं तो वहां प्रेशर लो क्रिएट होता है। यानी यहां पे भी एक फैक्टर काम करता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना हाई होगा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर लो होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम लो होगा। ओके, ये नॉर्मल का इक्वेशन है, इसे भी हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब सवाल है कि इनहेल के दौरान हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, तो सवाल है कैसे कैसे मूवमेंट होगा हाई से लो की तरफ। तो सपोज कीजिए कि अगर हमें इस कम स्पेस को बढ़ा दिया, लंग्स के अंदर का कम स्पेस को बढ़ा दिया, ये लंग्स है अगर हमारा, ये थियोरेटिक कैविटी का डायग्राम है, ये साइड में आपको जो ब्लू लाइंस दिख रही है ये हमारा रिब केज है। ठीक, रिब केज, दो रिब केज के बीच में ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है क्रॉस क्रॉस जाली की तरह, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं हमारे। बाहर की तरफ से जो मसल्स हैं ऊपर के लेयर पे जो बाहर से इस रिब्स को जोड़ते हैं, ये मसल्स कुछ इस तरह से इस पैटर्न में होते हैं। ओके, तो बाहरी ओर वाला जो मसल है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, अंदर की तरफ रिब का जो मसल है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। बाहर वाले का काम है कि जब बाहर वाला मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये फेफड़े को एक्सपेंशन की जगह प्रोवाइड करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिब ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और इसको जगह मिलता है पूरा फूलने का। जब अंदर का इंटरकोस्टल मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ से, तो ये रिब्स इसको पुश करेंगे, रिब्स अंदर की तरफ आएगा और फेफड़े में भरा हुआ हवा बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसके साथ साथ मैंने कहा था डायफ्राम का मूवमेंट भी काम करता है। ओके, तो जिस समय सांस हम लोग लेते हैं उस समय, यानी इनहेल के दौरान काम करता है इसमें डायफ्राम। ठीक है, और साथ में काम करता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम आएगा नीचे की तरफ। ये जो रेड लाइनिंग ऐसे बनाया गया है डायफ्राम, ये डायफ्राम डोम शेप एक लेयर होता है। पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूं, डायफ्राम जो लंग्स के ठीक नीचे होता है। तो उस समय जिस समय हम सांस ले रहे होते हैं डायफ्राम नीचे की तरफ होता है, ताकि लंग्स जो है हमारा वो जब फूले तो उसको एक एरिया मिले फूलने का, नीचे की तरफ काफी एक्सपेंशन होने का जगह मिल पाए। तो इसमें इनहेलेशन के दौरान पहला चीज काम किया डायफ्राम, और डायफ्राम के साथ काम किया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो ऊपर की तरफ से रिब्स के वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंप्रेस हुए, तो ऊपर वाला मसल कुछ इस तरह से होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगे, तो लंग्स को ऊपर ही फूलने का जगह मिलेगा और डायफ्राम के नीचे जाने की वजह से लंग्स नीचे की तरफ भी आएगा। तो जो लंग्स हमारा इस साइज में है वो फूल के कुछ बड़ा हो जाएगा, मतलब हवा उसमें ज्यादा भर सकती है इस प्रोसेस के वजह से। जब हवा इसमें भर जाएगी तो कुछ देर के बाद
डायफ्राम अपने आप को फिर ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो जब इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो सपोज कीजिए अगर ये बैलून है, इसको ऐसे पुश करेंगे तो हवा इसमें से निकलने की कोशिश करेगी और बची खुची हवा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की वजह से, इंटरनल जो मसल है वो अंदर की तरफ रिब्स को खींचेगा। तो डायफ्राम भी गया ऊपर की तरफ और रिब्स भी गया पीछे की तरफ, तो अंदर की टोटल एयर बाहर निकल गई। तो ये प्रोसेस होता है एक्सहेल का। एक्सहेल में भी डायफ्राम का रोल है और इसमें रोल है इंटरनल कोस्टल मसल का। ठीक है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक्सहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश होता है। इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम नीचे की तरफ पुश होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बाहर की तरफ खुलता है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपस में कनेक्टेड रहते हैं 90 डिग्री के एंगल में, यानी ऊपर वाला कुछ ऐसे और इंटरनल वाला कुछ ऐसे, और आपस में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। माने कुल मिला के इस पैटर्न में इनका अरेंजमेंट होता है। ओके, इनहेलेशन जो हमारा है वो एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेलेशन जो है हमारा वो एक पैसिव प्रोसेस है। सवाल है ये एक्टिव प्रोसेस क्या होता है और पैसिव प्रोसेस क्या होता है। वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस। और पैसिव प्रोसेस जिसमें बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड हो, मतलब जरूरत नहीं के बराबर हो, वो होता है हमारा पैसिव प्रोसेस। माने एब्सेंस ऑफ एनर्जी भी कर सकते हैं या फिर बहुत लिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत हो। तो इनहेलेशन में देखते हैं कि इस डायफ्राम को नीचे जाना पड़ता है। ओके, वॉल्यूम बड़ा क्रिएट होता है। एक्सटर्नल जो मसल्स होते हैं इसके वो ऊपर की तरफ रिब्स को मैकेनिज्म के वर्कआउट करने में एनर्जी काफी रिक्वायर्ड होता है। सो इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक इनहेलेशन के बाद जब एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस समय सारी चीजें रिलैक्स करती हैं, तो बहुत लिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इसको पैसिव प्रोसेस, एक्सेलेरेशन को पैसिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहां हमने इस चीज को देखा कि वॉल्यूम जब हम बढ़ाए तो प्रेशर घटा। ठीक है, तो बाहर से हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में एयर फिल्ड हो गया, तो बाहर हाई प्रेशर रीजन और अंदर लो प्रेशर रीजन। जब इस वॉल्यूम को हम बढ़ाए हैं तो प्रेशर अंदर घट गया, तो हाई से लो प्रेशर रीजन की तरफ एयर आया और डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा इनहेलेशन हमारा हो पाया। डन। ठीक इसके रिवर्स में एक्सहेलेशन हम समझ चुके हैं। तो इनहेलेशन हो गया, एक्सहेलेशन हो गया, एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। इस डायग्राम के थ्रू हम समझ गए कि क्या क्या रीजन है। अब इस डायग्राम में दो बातें और समझ लीजिए। जहां हमारा विंड पाइप लंग्स के अंदर खुलता है वो रीजन कहलाता है हाइलम, हाई लंग, HILUM। ओके, और जो रिब्स हैं, रिब्स उन्हें रिब केज कहते हैं या थोरैसिक केज कहते हैं। मैंने बता चुका है प्रीवियस वीडियो में कि ये थोरैसिक कैविटी में आती है, नेक से लेकर लंग्स तक का रीजन, तो इसे थोरैसिक केज या रिब केज भी कहते हैं। अब आता है कि ब्रीदिंग जो हमारा इतना वास्ट प्रोसेस हमने समझा कि कैसे ब्रीदिंग होती है, कैसे इनका मूवमेंट होता है, क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कहां स्टोरेज होता है, हमने सब चीज लगभग समझ लिया है। ओके, तो आखिर ब्रीदिंग पर मिनट कितना सांस लेते हैं हम लोग अक्सर जानते हैं। तो यहां नोट डाउन करने लायक बात है कि पर मिनट ब्रीदिंग होगी 16 to 18 टाइम्स। 16 से 18 बार हम सांस लेकर छोड़ेंगे पूरे रेस्पिरेशन के दौरान। मतलब एक मिनट में जो ब्रीदिंग होगी हमारी प्रोसेस, सांस लिया सांस छोड़ा, सांस लिया सांस छोड़ा, ये 16 से 18 बार होगा। ओके, ब्रीदिंग का मतलब आपको समझा चुका हूं, एक बार सांस लेकर सांस छोड़ना ये ब्रीदिंग कहलाता है। ओके, तो ऐसी प्रोसेस पर मिनट में हम 16 से 18 बार करेंगे। डन। और ये पूरी ब्रीदिंग जो हम सांस लेते हैं ये कंट्रोल होता है हमारे बॉडी में दो तरह से। एक हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, एक हमारे बॉडी में मौजूद केमिकल्स करते हैं। तो केमिकल्स द्वारा ब्रीदिंग भी कंट्रोल होती है, उसे कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, और ब्रेन जब इसको कंट्रोल करता है इसे कहते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है। ओके।